हेलो, आई एम डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज हम देखेंगे टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को जो है ये दो भागों में बांटा गया है और इस दो भागों में हम लोग पढ़ते हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ा जाता है, किसी एक इकाई के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं या छोटे छोटे इकाइयों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीगेट पढ़ते हैं, मतलब समूह के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल में क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल में हो सकता है किसी एक उपभोक्ता के बारे में पढ़ रहे हो, किसी एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हो, किसी एक फर्म के बारे में पढ़ रहे हो, किसी एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो। वहीं जब हम लोग पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्राइस, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस भी आ जाएगा। तो जब हम लोग प्राइस को यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग इन्फ्लेशन कहेंगे। जैसे अगर हम लोग पूरे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जब हम लोग इनकम के बारे में पढ़ रहे होंगे, नेशनल इनकम, पूरे इकोनॉमी का इनकम कितना है, तो ये किस में आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो ये बेसिकली माइक्रो क्या है, इंडिविजुअल छोटे इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं, इसमें स्टडी करते हैं, और मैक्रो में एक समूह के बारे में, एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है ये दो भागों में बटा हुआ है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सवाल उठता है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये टर्म आखिर दिया किसने था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो टर्म है ये दिया गया था रैगनर फ्रिश। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रैगनर फ्रिश के द्वारा किस ईयर में, 1933 में रैगनर फ्रिश ने कॉइन किया था ये दो टर्म, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है अलग अलग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है माइक्रो, ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक कौन सा वर्ड है, माइक्रोस। तो माइक्रोस का क्या मतलब होता है, स्मॉल, छोटा। तो माइक्रोस से आया है वर्ड माइक्रो और उसी से माइक्रो इकोनॉमिक्स आया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल यूनिट, मतलब इकाई के बारे में, किसी एक इकाई के बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमी के, या किसी एक कंज्यूमर, उपभोक्ता के बारे में पढ़ते हैं, फर्म के बारे में पढ़ते हैं, एक छोटे ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब मॉरिस डॉब ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कहा है कि ये एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है इकोनॉमी का। अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्यों कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा कि माइक्रोस्कोप हम लोग इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे इकाइयों को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्टडी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूरे अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे इकाइयों को, जैसे कंज्यूमर को, किसी एक कंपनी को, किसी एक फर्म के बारे में ये पढ़ाई करता है। तो अब बॉल्डिंग क्या कहते हैं, बॉल्डिंग कहते हैं कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये स्टडी है एक किसी एक फर्म के बारे में, किसी एक हाउस होल्ड के बारे में, किसी कोमोडिटी के प्राइस के बारे में, किसी लेबर के वेज के बारे में, किसी इंसान के इनकम के बारे में, किसी एक इंडस्ट्री के बारे में, या किसी एक कोमोडिटी या गुड्स के बारे में है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, ये स्टडी करता है हाउ रिसोर्सेस आर एलोकेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। इस कहने का मतलब है कि किस तरह से कोई भी साधन जो होता है वो साधन का उपयोग किया जाता है किसी भी चीज़ के उत्पादन करने में, और किस तरह से उसको लगाया जाता है किसी गुड्स या सर्विसेज के उत्पादन में। हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पीपल, यहाँ पर वितरण के बारे में बात हो रही है कि किस तरह से कोई भी सामग्री जो है वितरित होता है किसी इंडिविजुअल्स को, और हाउ एफिशिएंटली दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कितने कारगर तरीके से उसका हम लोग वितरण कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल में आ जाएगा प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी में मतलब किसी एक कोमोडिटी का प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है, तो अगर उस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे तो वो होगा प्राइस थ्योरी। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कोमोडिटी लाइक राइस, टी, मिल्क, फैन एट्सेट्रा इज डिटरमिन्ड। अब इसमें किसी एक के बारे में जैसे केवल चावल के बारे में, केवल चाय के बारे में, दूध के बारे में, या पंखे के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, मतलब किसी एक कोमोडिटी के बारे में कर रहे हैं। रेंट ऑन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंड, किसी लैंड पर जो लगान है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल्स थिंग्स के बारे में बात हो रही है।
हाउ एफिशिएंटली द रिसोर्सेस आर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल्स एंड प्रोड्यूसर्स। मतलब यहाँ पर किसी इंसान और किसी उत्पादक के बारे में बात हो रही है कि किस तरह से साधन का जो है वितरण किया गया है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस डिटर्मिनेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन आर स्टडीड अंडर द फॉलोइंग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो कीमत का निर्धारण है या जो वितरण है किसी भी साधन का, वो निम्नलिखित में है। इक्विलिब्रियम बिटवीन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। अब कस्टमर क्या होता है, कस्टमर क्या करता है, कस्टमर परचेज करता है, ठीक है, और प्रोड्यूसर क्या करता है, ये सेल करता है। तो इस दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा वो किस तरह से स्थापित होता है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिंगल मार्केट। तो इसी से क्या होता है, कस्टमर और प्रोड्यूसर एक साथ मिलकर क्या बनाता है, कोई एक मार्केट बनाता है। तो इस मार्केट में इक्विलिब्रियम क्या होगा। और नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट्स। तो मान लीजिए 5 मार्केट है, ए बी सी और डी, 5 मार्केट है किसी कंट्री में। तो इस मार्केट का इक्विलिब्रियम, इस मार्केट का इक्विलिब्रियम, सी का इक्विलिब्रियम और डी का इक्विलिब्रियम, ये जब सब साथ हम लोग ले लेंगे तो ये सारा क्या होगा, सारे मार्केट का इक्विलिब्रियम हम फिर निकाल सकते हैं एक एक इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम को देखने के बाद। अब इसको हम लोग स्लाइसिंग मेथड भी कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्लाइसिंग मेथड, स्लाइस का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे पिज़्ज़ा का स्लाइस होता है। इसको मान लीजिए 8 भाग में 8 भाग में काट दिया जाता है। तो एक अगर हम लोग ये पोर्शन लेते हैं, तो इसको एक स्लाइस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि स्लाइसिंग मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्प्लिट करता है, ये बांट देता है पूरे इकोनॉमी को छोटे छोटे भागों में, और उसके बाद उसका स्टडी करता है, इंटेंसिव स्टडी, मतलब गहराई से उसकी स्टडी करता है। नेक्स्ट है मार्जिनल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग इकोनॉमिक्स में आगे चल के कंसेप्ट देखेंगे, जैसे मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट होगा, मार्जिनल रिवेन्यू का कंसेप्ट होगा, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट होगा। तो ये सारा जो कंसेप्ट है ये सारा किस पे बेस्ड है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। मतलब जहाँ भी मार्जिनल वर्ड आएगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सीमांत कहते हैं। तो जहाँ भी सीमांत वर्ड आएगा तो आप ये मान लीजिए कि वो किस चीज़ के बारे में है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंटरडिपेंडेंस of commodity prices, factor prices, their demands and supplies and costs in relation to individual consumers, firms and industries which are as shown। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक दूसरे पर आधारित देखता है कि किस तरह कोमोडिटी का प्राइस एक दूसरे से रिलेटेड है। फैक्टर प्राइसेस में क्या आ जाएगा, फैक्टर प्राइसेस में जैसे लेबर का क्या प्राइस है, रॉ मटेरियल का क्या प्राइस है, लैंड पे क्या खर्च हो रहा है। तो ये सारा फैक्टर प्राइसेस में आ जाएगा, मतलब वो सारा फैक्टर्स जिसके कारण हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो ये सारा चीज़ जो होगा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 तरह का माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। एक होता है माइक्रो स्टैटिक, माइक्रो डायनामिक, और थर्ड है कंपैरेटिव माइक्रो स्टैटिक्स। तो माइक्रो स्टैटिक क्या करता है, ये कहता है कि इट इज़ ए मेथड ऑफ एनालिसिस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप अंडर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इन माइक्रो स्टैटिक्स सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप डिटरमाइन prices at a point in time which are also constant through the time. It does not throw any light on the process by which forces of demand and supply have reached the position of equilibrium. For example, इसमें ले लीजिए कि ये डिमांड का कर्व है और ये सप्लाई का कर्व है, और ये दोनों जहाँ इंटरसेक्शन होगा ये पॉइंट ई है जो कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। मतलब माइक्रोस्टैटिक इस ई पॉइंट के बारे में बताता है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में बताता है, लेकिन ये नहीं बताता है किस तरह से ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचा गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और ये प्रोसेस के बारे में नहीं बताता है माइक्रोस्टैटिक, ये केवल इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में बताता है। वहीं जब माइक्रो डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाई वी रीच फ्रॉम वन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू अनदर। मतलब ये प्रोसेस बताएगा। सपोज कि डिमांड मेरा बढ़ जाता है डी से, अब डिमांड D1 हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ बढ़ा तो एक नया इक्विलिब्रियम आया E1। तो कैसे इक्विलिब्रियम E से E1 पर पहुँचें, ये इस बात का प्रोसेस बताता है कि किस तरह से डिमांड बढ़ा,
सप्लाई उतना ही रह गया, तो उस कारण से हम लोगों का प्राइस बढ़ा और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच हो पाया। तो ये क्या प्रोसेस जब बताएगा तो उसको क्या कहेंगे, माइक्रोडायनेमिक्स। माइक्रोडायनेमिक्स क्या बताता है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जाने का प्रोसेस को बताता है। वहीं कंपैरेटिव माइक्रोस्टैटिस्टिक्स क्या करता है, ये कंपेयर करता है। कंपेयर क्या करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को, मतलब वो कंपेयर करेगा ई को और ई1 को कंपेयर करेगा, रिलेशन की क्या क्या रिलेशन है इस दोनों के बीच में, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये भी प्रोसेस के बारे में नहीं बताता है। तो प्रोसेस के बारे में केवल कौन बताता है, माइक्रोडायनेमिक्स बताता है। माइक्रोस्टैटिक्स और कंपैरेटिव माइक्रोस्टैटिक्स जो है प्रोसेस के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग देख चुके हैं कि ये एग्रीगेट के बारे में बताएगा, ये एक बड़े समूह के बारे में, पूरे इकोनॉमी के बारे में बात करता है, उसकी स्टडी करता है। और इसको हम लोग लंपिंग मेथड भी कहते हैं। लंपिंग मेथड का मतलब है एक बड़े बड़े सेक्टर में बांट देना, उसके बाद उसकी स्टडी करना। तो अकॉर्डिंग टू एलन के अनुसार मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू रिलेशन बिटवीन ब्रॉड इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, मतलब बड़े बड़े समूह के बारे में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेथड ऑफ लंपिंग। अब मेथड ऑफ लंपिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बांट देता है पूरे इकोनॉमी को बिग लम्स, मतलब बड़े बड़े सेक्टर में बांट देता है। किस लिए, ताकि उसकी स्टडी की जा सके। इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ ए कंट्री। यहाँ देखिए कंट्री की बात हो रही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते थे, इंडिविजुअल के बारे में, और यहाँ पॉलिसीज़ के बारे में बात हो रही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करता है। ठीक है, इंडिविजुअल कैसे डिसीजन लेता है किसी भी चीज़ में। और वहीं जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं पॉलिसी कैसे लिया जाता है, पॉलिसी का डिसीज़न कैसे होता है, मतलब पूरे इकोनॉमी का जो डिसीज़न होगा वो किस प्रकार से लिया जाएगा, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। एग्जाम्पल, टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या है, पूरे इकोनॉमी का देखा जाएगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। नेशनल आउटपुट, नेशनल एक्सपेंडिचर, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, तो ये सारा कुछ क्या है, ये होल इकोनॉमी के बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। तो जब पूरे इकोनॉमी के बारे में देख रहे हैं तो ये किसका हो जाएगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी 3 तरह का होता है, मैक्रो स्टैटिक्स, मैक्रो डायनामिक्स और कंपैरेटिव मैक्रो स्टैटिक्स। यहाँ पर भी सेम वही माइक्रो के तरह ही है। प्रोसेस के बारे में केवल कौन बताएगा, मैक्रो डायनामिक्स, और कंपैरेटिव मैक्रो स्टैटिक और मैक्रो स्टैटिक्स जो है ये प्रोसेस के बारे में नहीं बताता है, केवल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। तो मैक्रो स्टैटिक्स में क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ए इकोनॉमी बताता है कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम है। ये फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी एट ए पर्टिकुलर टाइम बताता है, और थ्रोज नो लाइट ऑन द प्रोसेस बाय विच इक्विलिटी बिटवीन बोथ साइड्स हैज बीन रीच्ड, मतलब ये प्रोसेस को इक्विलिब्रियम के नहीं बताता है। वहीं जब हम लोग माइक्रो डायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि हाउ द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, कैसे इक्विलिब्रियम रीच किया गया है इकोनॉमी में, और किस कारण से वेरिएबल में क्या क्या चेंजेस आया जिस कारण से नए इक्विलिब्रियम पे हम लोग पहुँचे हैं। अब कंपैरेटिव माइक्रो स्टैटिक्स क्या करता है, ये भी कंपेयर करता है। कंपेरेटिव स्टडी है डिफरेंट इक्विलिब्रिया अटेन्ड बाय द इकोनॉमी, मतलब अगर 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ई था, ई1 था, तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करता है, लेकिन ये कोई भी प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट के बारे में नहीं बताता है। अब डिफरेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले ही देख चुके हैं, ये क्या है, इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ता है, वहीं ये एग्रीगेट यूनिट को पढ़ता है, जैसे नेशंस के पूरे नेशन के इकोनॉमी को पढ़ेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ में डील करता है, किसी इंडिविजुअल के इनकम के बारे में, किसी इंडिविजुअल के आउटपुट के बारे में, किसी कोमोडिटी के प्राइस के बारे में। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एग्रीगेट के बारे में पढ़ता है, मतलब पूरे इकोनॉमी के आउटपुट के बारे में, पूरे इकोनॉमी के इनकम के बारे में, या जनरल प्राइस लेवल के बारे में। अब अगर हम लोग जनरल प्राइस लेवल की बात करें तो इसको हम लोग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी होगा। वहीं अगर किसी एक कोमोडिटी ए के प्राइस के बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट हैज़ टू पॉइंट आउट हाउ द इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड एट स्मॉल लेवल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग छोटे भागों में पढ़ रहे हैं तो उसका डिसीजन मेकिंग और इक्विलिब्रियम कैसे रीच होगा। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ऑफ द नेशन। नेक्स्ट, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट फोकसेस ऑन द इशूज
राइजिंग ड्यू टू प्राइस वेरिएशन एंड इनकम लेवल्स। अब प्राइस के चेंज होने के कारण और किसी के आय में चेंज होने के कारण जो चेंजेस आ रहा है वो इस बारे में बताता है, जबकि ये बेसिकली जो है प्रॉब्लम ऑफ इनकम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बेसिकली इनकम के बारे में बताता है। अब एक और डिफरेंस क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो सही चीज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी सही हो। जैसे हम लोग अगर स्टडी करें किसी गांव का, हम लोग वहाँ देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है, मतलब प्रति व्यक्ति आय, वो घट रहा है, लेकिन जब पूरे इकोनॉमी का स्टडी करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम जो है बढ़ रहा है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है कि उस गांव में लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हों, लेकिन जब हम लोग पूरे इकोनॉमी को पढ़ें हो सकता है हम लोग क्या देखें कि एम्प्लॉयमेंट जो है पूरे इकोनॉमी में बढ़ गया है। तो ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकता है क्योंकि जो छोटा हिस्से में पढ़ाई कर रहे हैं हो सकता है वो पूरे के पूरे इकोनॉमी के लिए सही नहीं हो। तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक को हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं केवल उसके टॉपिक को देखकर कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है या मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। थैंक यू।